हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में दोस्त बात हो चुकी है अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। हिमांक अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिस्प्रेशन। हिमांक बिंदु अवनमन। आज अपन बात करेंगे ओस्मोसिस की। किसकी बात करेंगे सर? ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस देखिए स्टूडेंट क्या होता है, समझना स्टूडेंट। समझाऊंगा स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा ओस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट। समझाने पर सर क्लियर हो जाता है ओस्मोसिस होता क्या है। एक प्रकार का स्टूडेंट ये भी प्रक्रिया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। परासरण, परासरण बोलते हैं हिंदी में, परासरण बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए परासरण का मतलब होता है स्टूडेंट जब किसी विलायक के अणु, किसी विलायक के अणु उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, विलायक के अणुओं का उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, या विलायक के अणुओं का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाना। ओस्मोसिस स्टूडेंट एनसीईआरटी वाला बता रहा हूं मैं कैसे दिया गया है। हाँ स्टूडेंट देखिए पहले एनसीईआरटी वाला समझिए। यहाँ पर स्टूडेंट एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको ऐसे बड़ा बनाया है स्टूडेंट, इसको छोटा बनाया है। इसमें भी स्टूडेंट आपके क्या है, ये है पार्टिकल स्टूडेंट, और इसमें भी पार्टिकल है। इसमें दो पार्टिकल लिख रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे स्टूडेंट, ये है। अब स्टूडेंट बात सुनिए, ये आपके है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट स्टूडेंट, शुद्ध विलायक है। बीच में स्टूडेंट इन्होंने एसपीएम लगाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। एसपीएम लगाया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई है इन्होंने, अर्ध पारगम्य झिल्ली ये लगाई स्टूडेंट। अब देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली इन्होंने लगाई है। अब यहाँ पर पीएटीएम है, पीएटीएम है, और यहाँ पर भी पीएटीएम है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो एसपीएम है स्टूडेंट, ये बताऊंगा क्या कार्य करती है स्टूडेंट। ये है केवल विलायक के अणुओं को, विलायक के अणु जैसे ग्लूकोज हो गया, विलायक के अणुओं को जाने देती है, अणुओं को लिए परिवहन करती है, परिवहन करती है। विलायक के अणु जाने देती है यानी सोल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के अणु है जो पार्टिकल उनको ही प्रिवेंट करती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट भी ज्यादा स्टूडेंट, सॉल्वेंट सोल्यूट ज्यादा है। तो पहले गति स्टूडेंट इस तरफ से हो रही है, ये हाई कंसंट्रेशन शुद्ध विलियन जिसमें आपके सोल्यूट मिलाया गया है, विलियन है, शुद्ध विलियन है। प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर स्टूडेंट दाब बराबर है, 5 एटीएम यहाँ है तो 5 एटीएम यहाँ है, 5 एटीएम यहाँ है, यहाँ पर भी 5 एटीएम है। यानी अब समझिएगा माजरा क्या है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण, परासरण कहलाती है। और इसके परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं, और इसके विपरीत जो क्रिया होती है उसे प्रतिलोम परासरण या उसे अनु उत्क्रमणीय परासरण कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ओस्मोसिस क्या है, अब समझिए। यानी किसी ताप पर, ताप है, किसी ताप पर जब शुद्ध विलायक के अणु, जब शुद्ध विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, शुद्ध विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इन्हें प्राशन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राशन कहलाती है। विलायक के अणु गति करेंगे स्टूडेंट, ऐसी प्रक्रिया प्राशन कहलाती है। एसपीएम है, और किसके द्वारा होगी ये गति, एसपीएम, एसपीएम झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो परिवहन होता है उसे अपन प्राशन कहते हैं। इसमें
ये प्राशन कब किया जाता है? ताकि दोनों का जो दाब है वह समान हो जाए। आ गया समझ में स्टूडेंट? ये है। अब देखिए स्टूडेंट, ये उतार लिया, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। अब मैं इसमें परिभाषा लिखूंगा, प्राशन दाब की परिभाषा मैं बताऊंगा आपको, प्राशन की परिभाषा में बताऊंगा, दाब की परिभाषा में बताऊंगा। ओस्मोसिस हो गया स्टूडेंट? हाँ स्टूडेंट। अब देखिए, प्राशन की परिभाषा अब लिख देता हूं मैं, ये डायग्राम हो गया। तो प्रासरण देखिए, प्रासरण, प्रासरण क्या है? परासरण, ओस्मोसिस, जब शुद्ध विलायक के विलायक के अणु निम्न विलयन से अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इसे प्राशन कहा जाता है। तो इसे परासरण परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है स्टूडेंट। मेनली इसमें ये है स्टूडेंट, मेनली बात है शुद्ध विलायक के अणु, ठीक है, जिसमें सोल्यूट नहीं मिला है, प्योर सोल्यूएंट, इसके अणु गति करते हैं, इसे परासरण कहा जाता है। परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है स्टूडेंट? परासरण दाब, परासरण की गति को रोकने के लिए विलय के अणुओं को द्वारा यहाँ पर विलय लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा। ये मैंने आपके दो सॉल्वेंट लिए थे, जिसमें ये इस प्रकार से लिया था, ये सॉल्यूशन लिया था स्टूडेंट, ये आपके सॉल्वेंट लिया था। यहाँ पर ये गति इस प्रकार से हो रही थी, आपके लो कंसंट्रेशन से हो रही थी हाई कंसंट्रेशन की ओर, इस तरफ से हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट, आपके इसमें आपके सोल्यूट भी है, सोल्यूट भी है स्टूडेंट। ये इस तरफ से एसपीएम से गति कर रही है स्टूडेंट, एसपीएम से गति कर रहे हैं ये अणु, लेकिन ये विलय क्या कर रहे हैं? इस गति को रोक रहे हैं स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं? विलय सोल्यूट है ये, गति को जो आ रही है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। तो दाब लग रहा है स्टूडेंट। तो प्राशन दाब क्या होगा? विलय के अणुओं द्वारा, विलय के अणुओं द्वारा, विलय के अणुओं द्वारा परासरण की प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब, प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया था, रोकने के लिए लगाया गया था, परासरण दाब कहलाता है, लगाया गया दाब, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये परासरण दाब कहलाता है। अब स्टूडेंट ये है परासरण दाब। अब इसके विपरीत होता है स्टूडेंट प्रतिलोम परासरण। क्या कहलाता है? प्रतिलोम परासरण। अब समझिए, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, प्रतिलोम परासरण। जल का शोधन यूज किया जाता है, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण, परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं इसे। ये क्या है स्टूडेंट? रिवर्स ओस्मोसिस क्या है ये भी समझिए स्टूडेंट। इसको भी डायग्रामेटिकली बता देता हूं मैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है स्टूडेंट, और यहाँ पर सॉल्यूशन है आपके, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन। मूव इस तरफ से करेंगे पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर एसपीएम स्टूडेंट, एसपीएम, ये एसपीएम। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, जब इस पे पी एटीएम है, पी एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दिया जाता है प्लस पाई, पाई यहाँ पर है प्राशन दाब, पाई बराबर है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। और यहाँ पर आपके पास है पी एटीएम। पी एटीएम है, लेकिन पी एटीएम के साथ साथ इस पर और दाब लगा दिया जाए। अगर और दाब लगा दिया मैंने इस तरफ, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट हो रही है ना इस तरफ, ये मूवमेंट, ये जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ब्लॉक हो जाएगी। और जो मूवमेंट है स्टूडेंट वो किस तरफ हो जाएगी, ये मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी। और जो ये मूवमेंट है स्टूडेंट आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रही थी, लो से हाई हो रही थी, ये इस तरफ भागेगी स्टूडेंट, इस तरफ भागेगी। तो अपने जो ओस्मोसिस की प्रोसेस है वो उल्ट जाएगी स्टूडेंट, होगा तब भी लो से हाई, हाई से लो होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से इस तरफ सॉल्वेंट की तरफ ये प्रोसेस हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, रिवर्स प्राशन, रिवर्स, 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 VERS, रिवर्स ऑस्मोसिस। मूवमेंट अलग हो गई ना, सॉल्यूशन की मूवमेंट हो गई सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और जिसके कारण जो विलायक की मूवमेंट हो रही थी वो सॉल्वेंट है, इस विलय से बाहर निकल जाएगा, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब देखिए प्रतिलोम प्रासरण, प्रतिलोम प्रासरण, प्रतिलोम प्रासरण वह प्रक्रिया होती है, प्रासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें, वह प्रक्रिया होती है जिसमें, प्रतिलोम प्रासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें, प्रतिलोम प्रासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें विलयन पर, शुद्ध विलयन पर बाह्य दाब लगाने पर वह प्राशन दाब से, बाह्य दाब लगाने पर वह प्राशन दाब से अधिक हो जाता है, जिससे विलायक के अणु बाहर निकल जाते हैं। पात्र से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया सॉल्यूशन पर ही लगाएंगे तो आप याद रखना स्टूडेंट, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है, परासरण कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। अणुपात्र से बाहर निकल जाते हैं, इसमें परासरण की दिशा, इसमें परासरण की दिशा की दिशा विलयन से विलायक की ओर होती है, विलयन से विलायक के अणुओं की ओर होती है। और ये है स्टूडेंट आपके, अब यहाँ पर प्राशन है स्टूडेंट। अब इसके बाद में मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ स्टूडेंट, यानी डाइल्यूट तनु विलयन के लिए एक आता स्टूडेंट, तनु विलयन के लिए नोट लगा के लिखिए, तनु विलयन के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए प्राशन दाब उसकी मोलरता के समानुपाती होता है, विलयन के लिए प्रासरण दाब
उसकी मोलरता उसकी मोलरता ब्रैकेट में लिख देता हूँ सी। उसकी मोलरता वह ताप के समानुपाती होता है। मोलरता व ताप के समानुपाती होता है। हाँ स्टूडेंट, इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन में पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर समानुपाती आर टी ये है। अब जब इसको हटाएंगे तो पाई बराबर सी आर टी आएगा स्टूडेंट, सी आर टी आएगा। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन स्टूडेंट, सी क्या है यहाँ पर सांद्रता है स्टूडेंट, सांद्रता है। मोल लीटर इनवर्स जिसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स होती है स्टूडेंट। लीटर में हो सकता है, एमएल में हो सकता है सांद्रता की इकाई। आर बराबर स्टूडेंट गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक है। गैस नियतांक इसकी दो यूनिटें होती है, वैसे तीन होती है स्टूडेंट नियतांक। किलो कैलोरी में आर बराबर केल्विन किलो कैलोरी, कैल किलो कैलोरी में इसका मान 2 लिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, किलो कैलोरी में किलो कैलोरी में इसका मान लिया जाता है 2। ठीक है, और यहाँ पर बार में लिया जाता है तो आर बराबर 0.0821, 0.0821 बार में लिया जाता है स्टूडेंट। इसका मान बार में लिया जाता है। बता देते हैं स्टूडेंट अभी कितना लिया जाता है इसका बार में। इसका बार में मान है स्टूडेंट बार बार में जब हो 0.083, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स, बार मोल लीटर बार मोल 0.03 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन, ये यहाँ पर लिया जाता है बार। ये यूनिट याद रखना। आर का मान आप इसमें ले लिए, बार में ले लिए स्टूडेंट। अब 8.314 भी लिया जाता है स्टूडेंट। आर का मान 8.314 भी लिया जाता है। ये बार में, वो लीटर में लिया जाता है स्टूडेंट। आर का मान 8.314 है, वो आपके लीटर में लिया जाता है। 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन। आर का मान किस में लिया जाता है? अगर आपके जूल में लिया जाता है स्टूडेंट। किलो कैलोरी और जूल में अलग अलग मान होते हैं। हाँ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी यूनिट लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में हो जाएगी। अगर लीटर बार की बात करें तो ये आपको फॉर्मूला उपयोग करना है। जब आपको जूल मोल इनवर्स की बात करें तो लीटर बार इनवर्स हो गया, ये जूल, ये जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल अपॉन मोल या केल्विन। ये होगा स्टूडेंट आर बराबर किलो कैलोरी हो जाएगा, 2 किलो कैलोरी। ये स्टूडेंट अपन थर्मोडायनेमिक में काम करते हैं स्टूडेंट। ये जितने भी मान स्टूडेंट आर के उपयोग किए जाते हैं ये। अब स्टूडेंट इसके आगे देखिए स्टूडेंट क्या बात करनी है अपने को। इसके आगे देखिए स्टूडेंट, ये पाई बराबर सी आर टी कॉन्स्टेंट आ गया। सी यहाँ पर मोलल्टा है, मोलरता। अब देखिए स्टूडेंट क्या आप फॉर्मूला बनाएंगे इससे। अब मैं इससे तीन चीजें निकालूंगा और तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, तभी मजा आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए पाई बराबर सी आर टी। सी बराबर क्या होता है स्टूडेंट? सी बराबर मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन अपॉन वी आर टी। आर टी लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, आर टी अगर आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और आपके गैसेस कांस्टेंट है, आर बराबर 1 है, टी बराबर 25 डिग्री सेल्सियस है, तब आपके पाई बराबर क्या हो जाता है स्टूडेंट? आई बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वैल्यू है।
तो आप पाई बराबर सी भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। पाई बराबर सी लिख सकते हो। अगर तापमान निश्चित किया जाए, कांस्टेंट निश्चित किया जाए, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो ये कांस्टेंट निश्चित है या 273 डिग्री केल्विन है, केल्विन में बात करेंगे तो 273 है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तब ये आपके पाई बराबर सी हो सकता है स्टूडेंट। पाई बराबर एन अपॉन वी, एन अपॉन वी हो सकता है स्टूडेंट, आर टी हो सकता है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पाई वी बराबर एन आर टी भी लिख सकते हैं। पाई वी बराबर एन आर टी, ये फॉर्मूला हो गया। जब आपको स्टूडेंट पाई निकालना हो, वॉल्यूम हो, तो इस प्रकार से कर सकते हो। वॉल्यूम निकालना हो तो आपके पाई इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना हो एन आर टी अपॉन पाई हो सकता है स्टूडेंट, ये भी आपके फॉर्मूला है, ठीक है। एन बराबर एन अपॉन डब्ल्यू स्टूडेंट। अब बताओ एन बराबर क्या ले सकता हूं मैं, एन बराबर ले सकते हो सर आप मास अपॉन गिवन मास, मास अपॉन गिवन मास, मास सोल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू अपॉन वी। तो वी बराबर मैं लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला हो सकता है एन है यहाँ पर सर डब्ल्यू, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम पाई, ये भी हो सकता है स्टूडेंट। ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है, या पाई बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बराबर स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी, ये भी हो सकता है। ये फॉर्मूले मैंने इससे ही बनाए हैं स्टूडेंट, और ये काम आएंगे स्टूडेंट। ये क्या आएंगे दोस्त, यही काम आएंगे। अब क्या हो अगर तापमान समान हो जाए, ये सभी फॉर्मूले उतार लेना स्टूडेंट। ये इस प्रकार से है, अगर तापमान समान हो जाए, अगर तापमान समान हो जाए, अगर तापमान समान हो जाए, हो जाए, तो मैं कंडीशन बताऊं स्टूडेंट। अगर तापमान समान हो जाए, अगर आपके पाई वन सी आर टी इक्वल टू हो जाए पाई टू सी आर टी, पाई टू सी आर टी, ये कांस्टेंट है, ये सांद्रता, यहाँ पर आर टी समान है, तो पाई वन इक्वल टू पाई टू हो जाए, पाई टू टेम्परेचर समान है, टी बराबर सेम है, टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें प्रासरण दाब का मान समान हो जाता है, ठीक है, समप्रासरी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए प्रासरण दाब का मान बराबर होता है, और इसे बोलते हैं समप्रासरणी विलयन, प्रासरणी विलयन, संप्रासरणी विलयन। अगर आपके मान लीजिए पाई वन ज्यादा हो जाए, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। एक आपके अगर पाई वन का मान ज्यादा हो जाए पाई टू से, तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट आपके पाई वन का मान, प्रासरण दाब का मान ज्यादा हो जाए, संप्रासरणी प्रासरण में एक विलय ज्यादा हो जाता है, अलग प्रासरी, इसे बोलते हैं अपन पाई वन और पाई टू। एक में पाई वन का मान ज्यादा हो जाता है और एक में पाई टू का मान ज्यादा हो जाता है, इसे हाइपर और हाइपो, अलग प्रासरी, हाइपरटोनिक, ठीक है स्टूडेंट। इसे बोलते हैं अपन अति प्रासरी विलयन, अति प्रासरी सरणी विलयन, अति प्रासरणी विलयन। और अगर आपके पाई वन से ज्यादा पाई टू का मान हो गया, तो इसे बोलते हैं अपन अति प्रासरणी, निम्न प्रासरणी, अल्प प्रासरणी, अल्प प्रासरणी विलयन, प्रासरणी विलयन। प्रासरण दाब में देख लो स्टूडेंट क्या हो रहा है, पहले विलयन का मान ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, हाइपोटोनिक, हाइपो और वो हाइपर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, ठीक है स्टूडेंट। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से काम आएगा स्टूडेंट। जब एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा स्टूडेंट आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको करना है, वही यहाँ पर आपको पता चलेगा स्टूडेंट। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ स्टूडेंट, वो देखिए किस प्रकार से आपको करना है। आपको एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस प्रकार से आपको करना है। हाइपर कंडीशन हो गई, हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई, सॉल्यूशन हो गया,
देखिए किस प्रकार से आपको करना है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। डेस्टर भाई साहब ये रहा, बहुत ही प्यार से करवाया स्टूडेंट। इसमें टाइम लगता है क्योंकि स्टूडेंट ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपके रिलेटेड करता है ना। इसमें तीन तीन चैप्टर चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला इसमें चलता है, थर्मोडायनेमिक्स इसमें लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन के 0 पॉइंट क्वेश्चन है, प्रोटीन के 0.2 लीटर, प्रोटीन के 0.2 लीटर विलियन में, प्रोटीन के 2 लीटर में विलियन में इससे लिख देते हैं विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन, 1.26 ग्राम प्रोटीन है 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर विलियन का प्रासरण दाब, विलियन का प्रासरण दाब, प्रासरण दाब है वो कितना है स्टूडेंट, विलियन का प्रासरण दाब 2.87, 2.7 इंटू 10⁻³ बार है, मतलब 0 बार है। तो प्रोटीन का, प्रोटीन का, प्रोटीन का क्या ज्ञात करना है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान प्रकट करो, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या करना स्टूडेंट, मोलर द्रव्यमान प्रोटीन का अपने को ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान प्रोटीन का आपको क्या करना है, प्रकिलित करना है। मोलर द्रव्यमान प्रोटीन का ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से होगा स्टूडेंट, क्या क्या दे रखा है। प्रोटीन का 0.2 लीटर विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, ये दे रखा है स्टूडेंट। ये दे रखा है लीटर, यहाँ पर सी का मान 0.2 लीटर दे रखा है और 1.6 बिलियन में ग्राम प्रोटीन है। डब्ल्यू का मान दे रखा है सर 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है सर, 300 केल्विन यानी केल्विन में दे रखा है, बात ही खत्म। तो प्रोटीन का प्राशन दाब भी दे रखा है सर, पाई बराबर दे रखा है 2.57 10⁻⁻² बार, बार में दे रखा है सर। तो ज्ञात करो आर का मान सर अपन लेंगे 0.082 लीटर एटीएम बार है ना, लीटर एटीएम बार या लीटर एटीएम बार 0.2 लीटर एटीएम बार इनवर्स, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, लीटर एटीएम बार केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, लीटर एटीएम बार केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, लीटर एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 0.083 बार केल्विन इनवर्स लीटर बार, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूनिट लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसकी यूनिट ये है, तो अपने को ये ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट, देखिए पाई बराबर सी आर टी होगा स्टूडेंट, सी आर टी। यहाँ पर आर का मान दे रखा है, मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला लगाना है सर, पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी लगाओ, मोलिकुलर वेट इससे आएगा स्टूडेंट, ये इस तरफ जाएगा। तो मैंने बताया था सर पाई बराबर वी आपके पास आता है सर एन अपॉन वी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, पाई वी इधर ले गए या इसको इधर भी रख सकते हैं स्टूडेंट, पाई वी और आर टी, आर और टी। अब यहाँ पर अगर अब मोलिकुलर वेट ज्ञात करना है तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, आर टी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे क्या आ जाएगा, पाई 1.26 विलियन में है
वो नीचे आपके पाई आ जाएगा स्टूडेंट। क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा ना। अरे ये इधर ले गए, यहाँ पर डब्लू है, एम का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा। एम का ज्ञात करना तो पाई अपॉन वी, ये बनेगा फॉर्मूला। डब्लू आर टी पाई अपॉन वी, स्मॉल इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट है। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में मान रखो स्टूडेंट, क्या आता है, क्या कुछ लिखना है सर। मान लिख देते हैं स्टूडेंट, मोलिकुलर वेट ज्ञात करना है। स्मॉल डब्लू 1.26 ग्राम है स्टूडेंट, इसकी यूनिट। आर है सर, आर का मान 0.082 लीटर बार या लीटर लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट। और इसका मान क्या है सर? 0 पॉइंट, ये लीटर है, 0.2 लीटर है। ये क्या है? 0.2 लीटर है, 0.2 लीटर है। अब स्टूडेंट इसको निकालो, इसको क्या करो, निकालो। बार है, लीटर बार है, 0.2 बार है तो लीटर है स्टूडेंट। ये बार है, ये बार और ये बार ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का होगा ना, लीटर ऊपर जाएगा। और यहाँ पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ग्राम है, यहाँ पर लीटर स्टूडेंट, ये भी जाएगा तो ये लीटर और ये लीटर भी कैंसिल हो जाएगा। लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब यहाँ पर ये बचा स्टूडेंट, अपने पास यूनिट क्या बचेगी? ग्राम में बचा ना सर। ग्राम, जो यूनिट आएगी वो ग्राम मोल इनवर्स, सिर्फ ग्राम मोल इनवर्स 0.2 केल्विन बार। केल्विन बार 300 केल्विन और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 0.2 बार इनवर्स। यहाँ पर स्टूडेंट साथ में ताप, ताप भी है ना, ताप नहीं लिया ना आप लोगों ने। ताप कितना है सर? ताप 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 300 केल्विन, 300 केल्विन ये ताप है। केल्विन की यूनिट केल्विन के साथ कैंसिल, यानी जो यूनिट आएगी स्टूडेंट वो ध्यान रखना कितनी आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर ग्राम आएगा यूनिट में। आपके स्टूडेंट आपके मोल इनवर्स आएगा, ग्राम मोल इनवर्स, बाकी सब कैंसिल है, इतना आएगा। जब इसको करोगे स्टूडेंट आपके पास आएगा 63 60.3 61 61,038 ग्राम इनवर्स, 38 ग्राम इनवर्स। इस प्रकार से आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके मोलर मास। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए स्टूडेंट, इधर उधर करने हैं, काम बन जाएगा स्टूडेंट। ये है, इसको जब कैंसिल करोगे इसका भाग दोगे स्टूडेंट इस प्रकार से, इसको A2 बना लो स्टूडेंट, इसको इधर ले जाओ, नीचे पॉइंट हटा लो, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका। तो मिलते हैं स्टूडेंट, ये आंसर आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज खत्म होती है, अब नॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे। इसमें थोड़े से टॉपिक और बच्चे स्टूडेंट, 2 से 3 कुछ लेक्चर और लगेंगे स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।